चलो जी, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट की थी हमारी पहली टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, दैट इज ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने क्या कहा था, ये टेक्निक जो है दिस इज बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। आपकी फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी बुक्स में जो प्रॉफिट्स हैं उसके बेस्ड पर है। और क्या कहा कि हमने जितना भी पैसा लगाया बिजनेस में, जिसको हमने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट करके हमने कमाया क्या। आज मैंने 10 रुपए बिजनेस में लगाए तो वो 10 रुपए लगाकर मैंने कमाया क्या, मैंने प्रॉफिट क्या कमाया बिजनेस में से। ये रेशो उस चीज के बारे में बात करती है, ARR। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या कहा था, एवरेज एनुअल अर्निंग्स और प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनटू 100, कि अगर हमने कितना पैसा लगाया उसको लगाकर कितना हमने प्रॉफिट्स कमाए बिजनेस में से, राइट। फिर हमने अर्निंग्स की बात की थी कि एवरेज अर्निंग्स लेनी है हमें, जितने साल की दे रखी है उसका एवरेज करके लेना है। ईयर 1 ईयर 2 अगर सेम है तो एवरेज सेम ही आ जाएगी आपके पास 10,000, और अगर डिफरेंट है तो एवरेज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यही किया था हमने। उसके बाद बात की थी हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट की, कि पैसा कितना लगाया। एवरेज कैसे करते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ठीक है, तो 2 केस थे। पहला केस क्या था कि हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ही ले लेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा मैंने आज लगाया, ये जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, मैं इसी को ही एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लूंगा। बट कहां पर, वो केस जहां पर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा मेरा। ठीक है, जहां पर मेरे पास डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर मेरे पास ईयर की स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट है और ईयर के एंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम होगी। अगर मेरे पास आज एक लैंड है, मैंने 10 लाख रुपीज उस लैंड में इन्वेस्ट किए, तो ईयर के एंड में भी लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो ईयर के एंड में भी मेरे पास 10 लाख रुपीज की ही लैंड होगी। तो अगर उसका एवरेज करोगे तब भी उसका 10 लाख ही आएगा। ठीक, दूसरा केस हमने किया था कि जहां पर डेप्रिसिएशन है वहां पर हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। मान लो 10% डेप्रिसिएशन आपको स्ट्रेट लाइन मेथड पर दी है, तो ओपनिंग मतलब ईयर के स्टार्टिंग में क्या मेरे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो ईयर एंड में मेरे पास वैल्यू क्या आई, 9 लाख, तो इसका एवरेज किया हमने। फिर नेक्स्ट ईयर में मेरे पास ये ओपनिंग वैल्यू बन जाएगी, क्लोजिंग ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज की 1 लाख की, क्लोजिंग वैल्यू 8 लाख, तो ये मेरे पास आ गई एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो अब यहां तक हम लोगों ने कल किया था। अब आगे करते हैं, अब इसी को ही एवरेज इन्वेस्टमेंट को ही थोड़ा सा और देखते हैं कि हम कैसे कैसे कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। अभी तक हम SLM पे ही कर रहे हैं, अगर WDV आ जाए फिर हम कैसे कर सकते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल लिखो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है, ₹1,20,000 की। फिर आपको दे रखी है लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 5 years, सैल्वेज वैल्यू 20,000, कैलकुलेट एवरेज इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अब यहां पर सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि हम डेप्रीसिएशन की अमाउंट निकाल सकते हैं, निकल जाएगी। चलो, तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ही निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या आएगी, 1,20,000
तो 20,000 रुपीज की पर ईयर की मेरी डेप्रीसिएशन है, ठीक है, एवरी ईयर मेरी 20,000 रुपीज की डेप्रीसिएशन है। अब देखना अलग अलग वेज बताऊंगा आपको कैलकुलेट करने के, एवरेज इन्वेस्टमेंट अलग अलग फॉर्मेट्स बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम लोग लेंगे ईयर, उसके बाद ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, फिर आएगा मेरे पास डेप्रीसिएशन, देन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, फिर आएगा एवरेज। कितने ईयर्स का प्रोजेक्ट है? 5 ईयर्स का। तो ईयर 1 में स्टार्टिंग में मेरे पास ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? चश्मा लग गया तो जीरोस बढ़ाने नहीं है, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,20,000 की। उसके ऊपर आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया 20,000 का, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 1 लाख। मतलब फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में मेरे प्लांट की वैल्यू है 1,20,000, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज की 20,000 की, तो क्लोजिंग वैल्यू आ गई 1 लाख। एवरेज क्या आया? 1,10,000 की। सेकेंड ईयर में अब मेरे पास ओपनिंग इन्वेस्टमेंट क्या होगी? 1 लाख। जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग थी वो अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी। डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करोगे? 20,000। 80,000 की क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज कितनी आ गई? 90,000। थर्ड ईयर में ओपनिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या आएगी? 80,000। डेप्रीसिएशन 20,000, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट और एवरेज। फोर्थ ईयर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, डेप्रीसिएशन कितनी है और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट? 50,000 की एवरेज। लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर ओपनिंग आ गई 40,000 की, डेप्रीसिएशन हो गई 20,000, 30,000 का एवरेज, ठीक है। तो यहां पर भी उसने क्या दिया था? उसने कहा था सैल्वेज वैल्यू 20,000 है। यहां पर भी हमने कहा ठीक है जी, सैल्वेज वैल्यू 20,000 ही आ रही है, ठीक है ना। हर साल की डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद सैल्वेज वैल्यू 20 ही आ रही है। हमने क्या निकालना है? एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट। तो क्या करोगे? इस एवरेज का टोटल लगा लो, 3,50,000। अब इसका कर लो एवरेज, एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट। सिंपल एवरेज करनी है, दैट इज 3,50,000 कितने ईयर्स की? 5 ईयर्स की। सो डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गई जी हमारे पास 70,000 की एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट। बताओ इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? अब ये मैंने ऐसे टेबल क्यों बनाया वो आपको समझ में आएगा जब WDV पे जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ऑल्टरनेटिव वेज बता रहा हूं कि कैसे एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड वे सिंपल वे है हमारे पास। सेकेंड वे में हमने क्या कहा जी कि हमारे पास स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट है 1,20,000। आफ्टर 5 ईयर्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? 20,000, जो कि सैल्वेज वैल्यू है मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या आई? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। और ये मेरे पास क्या आ गया?
क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। तो यहां से अगर मुझे एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट निकालनी हो, एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट, तो कैसे निकाल लूंगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, सिंपल एवरेज कर रहा हूं। ओपनिंग थी 1,20,000 प्लस क्लोजिंग मेरे पास थी 20,000 की, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई जी 70,000। ये तो सिंपल मेथड था, बिल्कुल बेसिक मेथड कि ओपनिंग लिया, क्लोजिंग लिया, निकाल दिया बस। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? कोई भी डाउट है पूछना है, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेनी कोई क्या सोचेगा, सोचने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो। सबका हाल एक जैसा ही है यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे तो कई बार क्वेश्चन भी मैं पूछता हूँ कि डाउट आना चाहिए, ये है ना? चलो नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। देखना सर, जैसे हमने पहले ही एवरेज करी थी 110 वगैरह ना, फिर हम दोबारा उसकी एवरेज कर रहे हैं, तो डबल डबल नहीं होगी? नहीं, तब भी 9 लाख ही आएगा। ओवरऑल की एवरेज की ना हमने, या तो हर एक साल की एवरेज कर रहे हैं या हम ओवरऑल कर रहे हैं। अच्छा, जब हम 5 से कर रहे हैं तो वो फिर ओवरऑल निकाल दो। अगर यहाँ पर भी ओवरऑल एवरेज देखोगे 950 और 850 का 9 लाख ही आएगी ना ओवरऑल एवरेज निकालनी हो आपने, ठीक है? चलो थर्ड मेथड पर आ जाओ। थर्ड मेथड पर आ जाओ। अब थर्ड मेथड जो है वो सेकंड की थोड़ी सी वेरिएशन है। हमने क्या कहा, यहां पर आपके पास ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 की और आपके पास क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है 20,000 की, ठीक है? अब वो क्या कहता है, कहता है जी आपने 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था, ठीक है? स्टार्टिंग में आपने, आपकी पॉकेट से 1,20,000 गया था। वो कह रहा है उसमें से 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स आपके पास 20,000 तो वापस ही आ जाएगा। तो आपका एक्चुअल में पैसा यूज कितना हुआ? 1 लाख यूज हुआ। वो क्या कह रहे हैं कि आपने इन्वेस्ट किया था 1,20,000, उसमें से 20,000 तो आपको वापस ही आ जाएगा। तो आपका एक्चुअल में पैसा यूज कितना हुआ? 1 लाख। तो कहता है जो आप एवरेज करो ना, एवरेज इस 1 लाख की करो, उस 20,000 को मत लो साथ में। कहता है वो तो पैसा आपको वापस ही आ जाना है। तो यहां पर जब हमने एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या करेंगे यहां पर, एवरेज ऑफ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, एवरेज ऑफ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू। कहता एवरेज सिर्फ इसी की करो और बाकी फिर सैल्वेज वैल्यू का क्या करे, वो कह रहा है उसकी एवरेज मत करो, उसको एज सच ऐड कर दो कि वो पूरा पैसा लगा था, पूरा पैसा मेरे पास वापस आ गया, उसकी एवरेज करने की जरूरत नहीं है, उसको यहां पर ऐड कर दो, ऐड सैल्वेज वैल्यू। क्या हो गया? एवरेज हमने पूरी अमाउंट का नहीं ना किया, फिर हमने कहा वो जो 20,000 लगा था वो 20,000 तो एज सच मेरे पास वापस आ गया, तो ऑन एन एवरेज जो मेरा पैसा यूज हुआ वो 1 लाख रुपीस। आंसर सेम ही आएगा, एक वेरिएशन है बस, ठीक है? एक थॉट प्रोसेस है। तो यहां पे ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थी 1,20,000, सैल्वेज वैल्यू 20,000, एवरेज इसका करना है, सैल्वेज वैल्यू को हमने टोटल में ऐड कर देना है। तो ये आएगा मेरे पास 50,000 प्लस 20,000, 70,000 की एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट।
बताओ यहां तक कोई डाउट? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, किसी को भी डाउट है? चलें आगे, लिख लिया सबने? चलो अब इसमें दो चीजों के छोटे छोटे ट्रीटमेंट समझते हैं। एक, अगर आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हो, एक आएगा रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस में क्या कहता है कि आपने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की एंड द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज की। उसके ऊपर आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 20,000। अब मुझे यह बताओ कि आपकी जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1,20,000। ठीक है, मशीनरी जब आप परचेज कर रहे हो, परचेज करने से जब तक वो मशीनरी आपकी यूज में नहीं आ जाती तब तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब आपकी मशीनरी की कॉस्ट में कैपिटलाइज होंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो आएगी अब मेरे पास 1,20,000। तो मैंने क्या कहा, मशीनरी एसेट खरीदने से लेकर एसेट पुट टू यूज तक जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे इन बिटवीन, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आप एसेट की वैल्यू में कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, तो अगर आपको इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस देगा तो आपने उसे ऐड करना है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट में। सेकंड ट्रीटमेंट हमारे पास आएगा वर्किंग कैपिटल का। सेकंड आएगा मेरे पास ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, अब वर्किंग कैपिटल होता क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। वर्किंग कैपिटल है जो पैसा हमें बिजनेस में रूटीन ऑपरेशंस के लिए चाहिए। ठीक है, मुझे रूटीन में रॉ मटेरियल खरीदना प्रोडक्ट बनाने के लिए, मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। मेरी लेबर काम कर रही है, मुझे उसे पैसा देना है, मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो अब वर्किंग कैपिटल के लिए हमने क्या कहा, दैट वर्किंग कैपिटल मे बी रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट। लिख लो पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूं। वर्किंग कैपिटल may be required for a project. It is normally invested throughout the life of project. अब समझना ध्यान से, मेरा ऑफिस है दिल्ली में। ठीक है, मेरा ऑफिस है दिल्ली में, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया मुंबई में, तो वहां पे ऑफिस खोलूंगा। मान लो 5 साल के लिए मैंने उसे स्टार्ट किया, एक प्रोजेक्ट को मैंने मुंबई में एक ऑफिस खोल लिया। अब मुंबई ऑफिस वाले कह रहे हैं कि सर ऑफिस तो खोल दिया, हमें चाय पानी के लिए कुछ पैसा तो दे दो। ऑफिस चलाना है, रूटीन के खर्चे हैं, रूटीन एक्सपेंसेस के लिए उनको पैसा तो चाहिए ना। आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट करके ऑफिस ओपन कर दिया, लेकिन आपके रूटीन एक्सपेंसेस के लिए पैसा ही नहीं दिया उसको, तो देना पड़ेगा।
तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्या है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ नहीं होगी, 1 करोड़ प्लस जितना आप वर्किंग कैपिटल में दोगे वो उतनी इन्वेस्टमेंट आपकी आएगी, क्योंकि रूटीन एक्सपेंसेस के लिए भी उन्हें पैसा आप दोगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा अब यहां पर कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट की, यहां पर हमने इन्वेस्ट किया, मान लो कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 CR की है, 1 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट की, तो साथ ही साथ उसी टाइम पर आपको वर्किंग कैपिटल भी इशू करनी पड़ेगी। तो ऐड करोगे क्या, वर्किंग कैपिटल। मान लो 10 लाख रुपीस की वर्किंग कैपिटल है। पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ कि वर्किंग कैपिटल उन्हें चाहिए होगी, तो मेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप वर्किंग कैपिटल भी इशू करोगे। अब जब एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ये हमारे पास क्या आया, एंड ऑफ प्रोजेक्ट, एंड ऑफ प्रोजेक्ट में मान लो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी सैल्वेज वैल्यू मेरे पास बची 20 लाख। वर्किंग कैपिटल का क्या होगा, वर्किंग कैपिटल का क्या होगा। अब दिल्ली ऑफिस कहेगा कि भैया तुमने 5 साल में पैसा कमा लिया ना, अगर तुमने 5 साल में पैसा कमा लिया तो मेरी वर्किंग कैपिटल तो मुझे वापस कर दो। अब मुंबई प्रोजेक्ट से आपने पैसा तो कमाया होगा 5 इयर्स में, अगर आपने 5 इयर्स में पैसा कमा लिया तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, वो वर्किंग कैपिटल आपको वापस आएगी। ठीक है, तो यहां पे सैल्वेज वैल्यू के साथ साथ आपके पास वर्किंग कैपिटल आएगी 10 लाख रुपीस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न और रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। 10 लाख है वो हर साल जा रहे हैं, पूरे 5 साल के उन्होंने इकट्ठे भेज दिए एक साथ देखो, वो अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारा स्टार्टिंग में इशू होगा। हो सकता है 5 लाख रुपीस वो स्टार्टिंग में कर दे, 5 लाख रुपीस एट द एंड ऑफ ईयर कर दे, वो डिपेंड करेगा। यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि सारा के सारा स्टार्टिंग में ही है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम हमेशा ही ये एज्यूम करते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो इशू हो रही है वो बिगिनिंग में हो रही है और उसकी जो रिकवरी है वो एंड में होगी। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, अलग अलग टाइम पीरियड्स पे हो सकती है वो चीज। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहां पर निकालनी हो अपनी एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो कैसे निकाल सकते हैं, बताओ जी। अब यहां पर अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर कि मेरी जितनी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थी प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस जितनी भी मेरी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट थी प्लस वर्किंग कैपिटल होल डिवाइडेड बाय 2। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को। मैंने वर्किंग कैपिटल ऐड की, मैंने कहा वो भी तो पैसा मेरा लग ही रहा है, मेरी पॉकेट से लग रहा है, बिजनेस के लिए लग रहा है। सो अलोंग विद द मेन इन्वेस्टमेंट आई विल ऐड वर्किंग कैपिटल। क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसमें। और कोई मेथड हो सकता है, सोचो। माइनस क्यों होगा, पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है पॉकेट से, लास्ट में कह रहा हूं, तो लास्ट में भी वापस आ रहा है उसके साथ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट सैल्वेज वैल्यू के साथ। ये अलग से ऐड नहीं करते थे, मतलब वो रिटर्न है ना, इसलिए पूछा कि वो रिटर्न है तो वापस आ रहा है, तो वो फिर हम सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, जो बच्ची मिली भेजेंगे वो तो वापस ही आएगी, पर वो पैसा तो इन्वेस्टेड था ना, थ्रू आउट द पीरियड वो पैसा इन्वेस्टेड था ना मेरा। ठीक है ना, तभी तो एवरेज इन्वेस्टमेंट की ना ओपनिंग वैल्यू क्या है, वर्किंग कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू क्या होगी, क्या उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, क्लोजिंग वाली तो सारा सेम ही होगी ना। 10 लाख इशू किया था, 10 लाख ही मेरे पास एंड पे। मैंने तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू देखनी है कि आज की डेट में क्या वैल्यू है और 5 साल के बाद क्या वैल्यू है उसकी। उससे मुझे क्या पता चलेगा कि ड्यूरिंग दैट 5 इयर्स मेरी ऑन एन एवरेज हर साल कितना पैसा मेरा इन्वेस्टेड था, चाहे वो वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में है चाहे वो टोटल
मेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक, अच्छा बताओ यहां पे कोई और वे हो सकता है करने का? सोचो, जैसे हमने ये वाला केस किया कि अगर हमें सैल्वेज वैल्यू वापस आ रही है तो उसकी एवरेज करने की जरूरत क्या है? सेम चीज वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं हो जाएगी कि अगर वर्किंग कैपिटल हमें वापस आ ही जाना है, वो 10 लाख रुपीस हमें वापस ही आ जाएगा, तो उसका एवरेज क्यों करना फिर? ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमारा फिर से चलेगा। हाफ ऑफ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू माइनस वर्किंग कैपिटल, ऐड कर दोगे सैल्वेज वैल्यू, ऐड कर दोगे वर्किंग कैपिटल, तो ये हमारे पास बनेगा एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल गिवन हो। बताओ जी, यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है सारे मेथड्स? अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को लिया था एसएलएम बेसिस पर, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन हमें डब्ल्यूडीवी पर दी गई हो, फिर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। लिखो एक एग्जांपल, सेम एग्जांपल करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट $1,20,000, life of project 5 years, salvage value is ₹20,000, depreciation on WDV 10%, working capital ₹10,000, calculate average annual इन्वेस्टमेंट। अब बताओ कौन से मेथड से हम कर सकते हैं? क्या हम ये वाले मेथड से कर सकते हैं जो ये 3 वाला मेथड किया हमने? नहीं किया ना, क्योंकि ये तो था डेप्रिसिएशन अगर एसएलएम पर है, तो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ कहां एप्लीकेबल होगा? जहां एसएलएम मेथड है। दूसरी चीज, क्या इस मेथड से कर सकते हो? ये भी एसएलएम के केस में ही लगेगा, क्योंकि हर साल की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी हमारे पास। तो फर्स्ट मेथड ये वाला मेथड जो है, ये एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, चाहे वो एसएलएम है चाहे वो डब्ल्यूडीवी है। ठीक है, चलो ये मेथड से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मैंने लिया यहां पर ईयर मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5। फिर हमारे पास आ रही है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। अब बताओ यहां पर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट क्या लूंगा? डेप्रिसिएशन। फिर आएगी मेरे पास क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। हाँ जी बताओ, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी लूंगा? 1,20,000 प्लस 10,000, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज करोगे? क्या वर्किंग कैपिटल पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? नहीं ना, जो रूटीन का आपका पैसा है उसके ऊपर आप वर्किंग कैपिटल थोड़ी ना चार्ज करोगे। तो पहले क्या करो, पहले आप इन्वेस्टमेंट लोगे 1,20,000 की, इसके ऊपर आप 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे
10%, 10% है डेप्रिसिएशन WDV पर। तो 12,000 की आपके पास डेप्रिसिएशन आई। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट क्या है? 1,08,000। इसका कर लो एवरेज, एवरेज इन्वेस्टमेंट 1,14,000। फिर इसमें ऐड करो आप वर्किंग कैपिटल 10,000 की, तब जाकर आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगी, दैट इज 1,24,000। ठीक है, ये चीज समझ में आई। वर्किंग कैपिटल के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। सैलरी के ऊपर कभी सुबह सुना है डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? नहीं ना। तो इसीलिए हमने कहा वर्किंग कैपिटल को तो साइड रखो, पहले तो सिर्फ उतना पार्ट लो जिसका हमने एवरेज करना है। अब सेकेंड ईयर में मेरी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट क्या होगी? 1,08,000। डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10,800 की। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट 1,02,600 प्लस वर्किंग कैपिटल है 10,000 की, 12,600। थर्ड ईयर की ओपनिंग, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, तो 9,720। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट आ गई मेरे पास 87,480। 92,340 एवरेज प्लस वर्किंग कैपिटल ऑफ 10,000, तो 1,02,340। ठीक है जी। 87,480। डेप्रिसिएशन चार्ज की आपने 8,748। 78,732। और एवरेज आएगी 83,106। 83,106। इसमें वर्किंग कैपिटल ऐड कर दो 10,000 की, तो 93,106। ठीक है। फिफ्थ ईयर का ओपनिंग क्या आया? 78,732 और ये आ गई 7,873। क्लोजिंग 70859। 70859 प्लस 78732 डिवाइडेड बाय 2, 74796। राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 84,796। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इसका टोटल लगा लो अब। कितना आ रहा है? 5,16,842। अब यहां से आपके पास आ जाएगी एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट। $5,16,842 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आया जहां पर आपके पास डेप्रिसिएशन WDV पर आ गई प्लस साथ में वर्किंग कैपिटल भी आ गई। कोई डाउट यहां तक? अब एक बार सारा ARR रिवाइज कर लो, फिर चलेंगे क्वेश्चन पे उसके, फिर खत्म है ये टेक्निक। ये सर्विस वैल्यू 20,000 की, ये 5 साल बाद की है।
हाँ हाँ हाँ। इसमें फर्क क्यों आ रहा है मतलब किस में? फिफ्थ ईयर की क्लोजिंग में वो SLM के बेसिस पर थी, ये हमने WDB से निकाल ली है। मतलब चेंज होगी मतलब ऑब्वियसली चेंज होएगी वो तो। मुझे लगा कि 20,000 तक लेके जाएगी। 5 तो बहुत होता है तो अभी 20,000 तो उसने उसके हिसाब से SLM के हिसाब से। चलो एक बार सारा रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा करने को, फिर मॉड्यूल पे चलेंगे, फिर हमारी ARR खत्म। तो वो एक बार दोबारा बताना कि इसमें इंटरेस्ट नहीं कंसीडर करते थे हम किसमें? हाँ, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं कंसिडर करना, क्यों नहीं करते थे? वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं करते थे। मैं तो नहीं भूल गया। वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं करते थे। वो तुम्हें एक्चुअली में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद समझ आएगा। हाँ, अगर गिवन हो कि ऑलरेडी माइनस किया हुआ है तो ऐड बैक करना है, ठीक है। सिर्फ हमने इंटरेस्ट के टैक्स का impact हमने क्या लेना है यहां पर, जब अर्निंग्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, यहां पे मैंने क्या बताया था, अर्निंग्स कौन सी लेंगे कि अपने प्रोडक्ट को बेच के आपने क्या कमाया, ठीक। अगर आपको याद हो तो कल हम लोगों ने ये स्टेटमेंट की थी कि आपने यूनिट्स सेल किए, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है, टोटल सेल्स आ जाएगी आपके पास, उसमें से आपने अपने खर्चे माइनस किए, अपनी कॉस्ट माइनस की, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट है, डेप्रीसिएशन है, कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रीसिएशन है, हर तरह का एक्सपेंसेस जो भी आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कर रहे हो आपने माइनस करना है। तो आपके पास क्या आएगा, टैक्स पे करने से पहले, सरकार को पे करने से पहले कितनी आपकी अर्निंग्स, ठीक है। कौन सी लेनी है, EBIT आ जाएगा ये आपके पास, ठीक है। लेकिन यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन डेट को माइनस नहीं करेंगे, अब हम सीधा सीधा सरकार को टैक्स पे करेंगे, वो अर्निंग्स हमने लेनी है कि वो टैक्स पे करने के बाद की अर्निंग्स, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि हमें यहां पर ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को कंसिडर नहीं करना। ये आया कि बिजनेस में से कितना कमाया, मतलब आपका जो कोर प्रोडक्ट है, टी शर्ट बेच रहे हो, टी शर्ट बेचकर आपने कितना पैसा कमाया, वो कैसे निकाल लोगे, सेल्स माइनस कॉस्ट, वही आएगा मेरे पास प्रॉफिट। उस प्रॉफिट के ऊपर सरकार को टैक्स पे करोगे पहले, उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास कितना बचा है, ठीक है। तो ये आपकी अर्निंग्स है। वो ठीक है, बट माय क्वेश्चन इज कि जो हमारा टैक्स निकलेगा उसमें हमारा इंटरेस्ट का इम्पैक्ट होगा? नहीं, उसमें लेना ही नहीं है, उसमें भी हमने interest लेना नहीं है, लेना लेना नहीं है हमने, ठीक तो है। फिर अगर हमें रिवर्स ले रखी होगी और Add- ऐड होगा, हाँ। तो उसमें सर फिर वो तो टैक्स माइनस होके जो अमाउंट आई है, ठीक है ना, नहीं नहीं नहीं, वो आपको क्या देगा, वो देगा आपको EBT, हाँ, EBT में इंटरेस्ट माइनस हो चुका तो उसको ऐड कर देंगे, ऐड करके फिर वहां से न्यू टैक्स निकाल, वहां से टैक्स माइनस करेंगे फिर। मतलब टैक्स में भी करनी पड़ेगी फिर वो। क्योंकि टैक्स में फिर वो इंटरेस्ट का भी आ जाता है, मतलब इंटरेस्ट पे भी टैक्स लग गया। वो आपको वैल्यू EBT दे रहे हैं ना, EBT मतलब अभी टैक्स पे किया ही नहीं है, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस है, ठीक है ना। इंटरेस्ट माइनस कर दिया लेकिन अभी टैक्स नहीं पे किया, तो आप सीधा इंटरेस्ट ऐड करोगे, EBIT आ जाएगा, उसके ऊपर टैक्स पे करोगे। अगर वो EAT दे रहा है तो फिर जाएगा। हाँ, फिर अलग बात है, फिर उसमें पहले टैक्स भी एडजस्ट करना पड़ेगा आपको और इंटरेस्ट भी एडजस्ट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। क्लियर है, बताओ कोई डाउट है ARR में? क्लियर है सभी को? अब एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, ट्राई करो।
पहले आप लोग ट्राई करना, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी 80,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, salvage value 40,000, life of machinery 4 years, working capital required 10,000 rupees, annual earnings 'before depreciation and tax 65,000, tax rate 30%, depreciation on WDV 20%, calculate ARR। देखो अब दो चीजें निकालनी है हमें, एक एवरेज एनुअल अर्निंग्स, आपको क्या दे रखा है, एनुअल अर्निंग्स बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स की हर साल 65,000 की आपकी अर्निंग्स है, बट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स है, तो आप क्या करोगे, पहले डेप्रीसिएशन माइनस करके अपनी नेट अर्निंग्स निकालोगे, फिर उसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे, तो वो जो अर्निंग्स आएगी उसकी एवरेज करोगे। बताओ कोई डाउट है? आपको बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स दी हुई है, हमें क्या चाहिए, आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, ठीक है। तो वो अर्निंग्स आई, इन्वेस्टमेंट ट्राई करो, अभी डिस्कस किया हमने, नहीं WDV है, डेप्रीसिएशन ऑन WDV है 20%, वर्किंग कैपिटल भी है, WDV भी है, सब कुछ है। करो, ट्राई करो, लगाओ 5 मिनट इस पे, दिमाग लगाओ, जितना दिमाग है सब लगा दो, ठीक है। फिर अगले टॉपिक के लिए रीसेट कर लेंगे। क्या कर रहे हैं हिमांशु? या तो बिल्कुल ही कम लगाता है या बहुत ही ज्यादा लगा देता है, एवरेज किया कर। एक तो उसमें सैलरी वैल्यू का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि WDV है ना। यस, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। वो बहुत बार तो आपको कई चीजें कंफ्यूज करने के लिए देगा, ठीक है ना।
हो गया? कितना आ रहा है? 83136 क्या चीज़? एवरेज टोटल नहीं, एवरेज इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी? 83136 76420। क्या हो गया? अर्निंग्स कितनी आ रही है? नहीं 49020 नहीं, एवरेज एवरेज अर्निंग्स, हाँ। और बताओ जी। अर्निंग में टोटल डेप्ट माइनस कर दिया ना, हाँ, अर्निंग्स में से डेप्ट माइनस करनी है ना, अर्निंग्स माइनस डेप्रिसिएशन, नेट अर्निंग्स, फिर टैक्स माइनस करके अर्निंग्स आपकी नहीं। नहीं नहीं, वर्किंग कैपिटल नहीं लेनी इसमें कुछ भी। मुझे एवरेज अर्निंग्स बताओ कितनी होगी, एवरेज एनुअल अर्निंग्स। 35168 आएगी। आपने ईयर वाइज बनाई है अर्निंग्स या टोटल की है? 34314 नहीं नहीं, अभी भी गलत है। बताओ अर्निंग्स के लिए आपने क्या किया, ईयर वाइज किया या टोटल ही कर लिया? टोटल अर्निंग्स माइनस, सर 35168 आ रही है एवरेज। हाँ। देखो, चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहली चीज क्या, आपकी डेप्रिसिएशन हर साल की अलग होगी, ठीक है? तो मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं कि डेप्रिसिएशन कितनी है हर साल की, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। बताओ जी, ओपनिंग बैलेंस कितना है इन्वेस्टमेंट का जिसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है? 1 लाख है। 80,000 परचेज प्राइस थी, 20,000 मेरे इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, तो वो भी मुझे ऐड करने थे, ठीक है? तो मेरे पास ईयर 1 में ओपनिंग बैलेंस आया 1 लाख का। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करोगे? 20%। तो 20,000 की डेप्रिसिएशन, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है? 80,000। अब ईयर 1 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर 80,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ठीक है? क्योंकि WDV से कर रहे हैं हम लोग, तो 16,000 की डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस आया 64,000। ईयर 3 का ओपनिंग क्या बना? 64,000। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 20% की 12,800, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? 51,200। तो 51,200 का अब ईयर 4 ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 10,240। क्लोजिंग बैलेंस क्या आया? 4096। ये क्लियर है? डेप्रिसिएशन का पॉइंट क्लियर है? बताओ इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट आ रही है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एनुअल अर्निंग्स। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एनुअल अर्निंग्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 4। आपको अर्निंग्स क्या दे रखी है? 65,000 की है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स।
अब इसमें सबसे पहले आप लोग अपनी डेप्रीसिएशन को माइनस करोगे, जो डेप्रीसिएशन हमने यहां पर कैलकुलेट की है आप इसे माइनस करोगे सबसे पहले। 20,000, 16,000, 12,800 एंड 10,240। तो 20,000 माइनस किया, 16,000 माइनस किया, 12,800 एंड 10,240। ठीक है, तो यहां से अब हमारे पास क्या आया, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस EBT 45,000, 49,000, 52,200 और 54,760। इस पे पे करोगे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। 13,500, 13,500, 14,700, 15,660 और 16,428। तो यहां से आपके पास आएगी अर्निंग्स आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। 31,500, 34,300, 36,540, 38,332। लो जी, यहां से आएगी आपके पास एवरेज एनुअल अर्निंग्स। ठीक है, अब इसका 4 साल का एवरेज करोगे तो आपके पास आएगा ये 35,168। बताओ कहाँ कहाँ गलती की आप लोगों ने, पहले पॉइंट में क्या वो मैंने क्लोजिंग गलत उतार दिया। कौन सा क्लोजिंग? वो 1,80,000 था ना क्लोजिंग, मैंने गलत उतार दिया। नेक्स्ट ईयर में ईयर 2 में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के टाइम पे हाँ जी, कितना लिया, मैंने 90 लिया। किस खुशी में? पता नहीं शायद पिछले दोस्तों में होगा। तो तो नीचे जो ये डेप्रिसिएशन मतलब हम जो 4 इयर्स का उन सभी का एवरेज लेके फिर लेस कर दिया। नहीं, एवरेज करके नहीं, ऐसे करो, आंसर तो सेम आ गया। सेम आ जाएगा पर करो उसको ईयर वाइज ही। ठीक है, उससे क्या है कि थोड़ी सी गलती होने के चांसेस रह सकते हैं बस, और नहीं कोई फर्क, चाहे आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, ARR 46.02%। बताओ इसमें कोई डाउट है? एवरेज एनुअल अर्निंग्स में कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? जहां पर भी WDV के साथ डेप्रीसिएशन आ जाए ना, तो वहां पर कोशिश करो ईयर वाइज डाटा क्रिएट करो, रादर देन कि हम एक बार क्रिएट करके फिर उसका एवरेज कर ले, उसको ईयर वाइज डाटा क्रिएट करो हमेशा। उसमें आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, हमें वही चीज कम करनी है। ठीक है, सर यही वाला टेबल याद रख ले बस, इतने सारे फॉर्मूले। क्या ये वाला टेबल SLM के लिए भी और WDV के लिए। याद क्या करना है इसमें? मतलब यही वाला करना, बाकी हाँ, जैसे मर्जी कर लो। क्वेश्चन पॉइंट डिपेंड, बाकी के समझ ही नहीं आ रहे थोड़े। 20,000 सैलरी वैल्यू कितनी ऐड करती है आपको? क्या नहीं समझ आया बताओ? वो वर्किंग कैपिटल है ना, जिसमें अलॉन्ग विद वर्किंग हाँ। कैपिटल हमने सैलरी वैल्यू भी क्यों ऐड करी? अलॉन्ग विद वो जो रिटर्न तो हो जाएगी। जो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है 5 साल के बाद प्रोजेक्ट खत्म हुआ, ठीक है, जो प्रोजेक्ट की वैल्यू थी वो कितनी है? और यहाँ पर कौन सी एग्जांपल कह रहे हैं मंशु? 1 करोड़ है। ये वाली एग्जांपल ना, हाँ जी, ये वाली एग्जांपल है। आपके पास ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थी 1 करोड़ की, क्लोजिंग वैल्यू उसकी है 20 लाख। मतलब क्या कि अगर तुम 5 इयर्स के बाद अपना मुंबई ऑफिस बेचोगे तो तुम्हें 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, और तुम्हें वर्किंग कैपिटल भी तो वापस आएगा। 10 लाख वर्किंग कैपिटल की भी तो वैल्यू है ना, तो आपका ऑन एन एवरेज पैसा लगा कितना है? बस, क्या नहीं समझ आया इसमें? इसमें फिर एवरेज भी कर रखे, ओपनिंग प्लस वर्किंग हाँ। प्लस कर दी क्लोजिंग। हाँ, तो एवरेज रिटर्न आ रही है, इसलिए हमने इसमें ऑन एन एवरेज कितना पैसा लगा है ना। अब जैसे हम कह रहे हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड्स पे भी तो जा सकता है पैसा। वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल आज हमने कुछ इशू की, मान लो 1 ईयर के बाद फिर इशू कर रहे हैं, 1 साल के बाद फिर इशू कर रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पीरियड्स पे भी तो हो सकती है ना। तो इसीलिए हमने क्या कहा, हमने कहा जितना भी पैसा हमारी पॉकेट से लगा है हम उसकी एवरेज कर लेंगे। ठीक है, क्यों एवरेज क्यों कर रहे हैं? एक चीज और समझो, आज मेरी पॉकेट से 1 करोड़ लगा, मुझे
5 ईयर्स के बाद 20 लाख वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा के पूरा 1 करोड़ तो मेरा यूज हुआ नहीं, कुछ पैसा मुझे उसमें से वापस आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं ऑन एन एवरेज मेरा हर साल कितना पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है ना। और कोई डाउट है बताओ, क्लियर करो डाउट। अब रट्टे वाली चीज नहीं करनी कि याद कर लेंगे हम, वो काम नहीं करना, लॉजिकली चलना है। चलो अब इसके बाद निकालते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, जैसे मर्जी बना लो। आपने ईयर्स अगर इधर लिए हैं तब भी ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो आपके पास ओपनिंग इन्वेस्टमेंट क्या है, 1 लाख। इसमें से आप डेप्रीसिएशन माइनस करोगे अपनी 20,000 की, तो आपके पास क्या आएगी, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 80,000। इसका करोगे आप एवरेज 90,000 एवरेज, इसमें आप वर्किंग कैपिटल ऐड करोगे 10,000 की, तो आपके पास फाइनली की वैल्यू क्या आएगी, 1 लाख। अब ईयर 2 की ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है, 80,000। ये जो क्लोजिंग थी ये ओपनिंग बन जाएगी नेक्स्ट ईयर का। डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज की, 64,000। एवरेज कितना, 72,000। इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज की थी 12,800 की, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है 51,200। एवरेज कितना आ गया, 57,600। 10,000 की वर्किंग कैपिटल, तो टोटल कितना, लास्ट ईयर की ओपनिंग क्या बनेगा, 51,200। डेप्रीसिएशन चार्ज की, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, एवरेज 10,000 की वर्किंग कैपिटल, तो टोटल क्या है आपके पास, ठीक है जी। अब यहां से निकाल लो अपनी एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट। एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसकी एवरेज करोगे, इसका टोटल डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा आपके पास 76,420। कहाँ गलती की थी, हाँ, इंस्टॉलेशन ली नहीं थी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट में। चलो अर्निंग्स पे डेप्रीसिएशन लगा दी, वाह जी वाह, कमाल। तुम लोग ना अकाउंटिंग सिस्टम बदल के रहोगे देश का। किस बात की जल्दी है, मैं तो बड़े आराम से जा रहा हूं, किस बात की जल्दी है। ARR क्या आएगा आपके पास, 35,168 डिवाइडेड बाय 76,420 इंटू 100। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है हमें, ठीक है, भागो मत, कोई हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है। क्लियर है, क्लियर है सभी को, किसी को डाउट, क्या हो गया, डाउट है कोई। अगर यही क्वेश्चन एसएलएम पे होता तो फिर शुरू कहां से करते, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कहां से लेते, ये 1 लाख ही लेते हैं, ये सैलरी माइनस करके ओपनिंग तो 1 लाख ही आएगी। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट क्या है, आज पॉकेट से कितना पैसा लगेगा,
कितना लगेगा 1 लाख। बस। फिर आखिरी में सर इसका डाउट पता क्या है, अगर हम ओपनिंग माइनस सैलवेज कर रहे हैं ना, तो फिर या तो ओपनिंग में सैलवेज का इम्पैक्ट दिखना चाहिए या क्लोजिंग में। बट वो पता क्या हो रहा है, जब तू 1 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 4 कर रहा है ना 4 सालों में, पर साल की डेप्रिसिएशन आ रही है ना, वो डेप्रिसिएशन में इम्पैक्ट दिखा रहा है। हाँ। लास्ट में क्लोजिंग तो उतनी ही आएगी 1 जितनी लाख salvage में value है। कर रहा है। हाँ। तो उसमें भी एसएलएम में भी नहीं इंक्लूड करेंगे सैलरी। क्या चीज़? जैसे आपने पहले क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें सैलरी वैल्यू से कहाँ बड़ी एसएलएम में ही सैलवेज का इम्पैक्ट है। इन्हीं एक से करो, किसी से करो उसको। टेबल वाले से करो। हाँ, टेबल वाले से कर लो। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 1 लाख की, आप डेप्रीसिएशन निकाल लो हर साल की एसएलएम से। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वो आपकी डेप्रीसिएशन आ जाएगी हर साल की, बस। सैलरी वैल्यू से मैच हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना। 1 लाख की तो जब कहीं पे भी है, ठीक है ना, इन्वेंटरी दी है, जो भी एसेट दी है, ठीक है ना। हाँ जी, चलें आगे। 40,000 डिवाइडेड बाय 4 कर रहा है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू में सिर्फ डेप्रिसिएशन उसको समझ वो डेप्रीसिएशन में एडजस्ट हो जाएगा, जो तू चीज़ कह रहा है ना, वो जब डेप्रीसिएशन माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेगा, तो उतनी डेप्रीसिएशन की अमाउंट में वो एडजस्टमेंट आ जाएगी। वो 1 लाख में इफेक्टिव चलो जी, मॉड्यूल पे आ जाओ। आप लोगों के पास अभी मॉड्यूल नहीं होंगे तो फोन पे खोल लेना साथ साथ, ठीक है? पता है ना वेबसाइट से साथ साथ बनना है कि 2 मॉड्यूल 2 है। इसमें आएगी इलस्ट्रेशन नंबर 2। पेज नंबर है 7.25। ऊपर अभी ये बोले से करा रहे हैं। मिल गया सबको? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करके है चैप्टर मॉड्यूल 2 में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल 2। मिल गया? चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 2। अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 lakhs and it yields profit after tax and depreciation which is as follows। तो ये 10 लाख रुपीस क्या है? सबसे पहले तो ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? अब ये आपको क्या दे रखा है? प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ही दे रखा है। यही चाहिए होता है हमें तो, बस हमें तो यही चाहिए होता है ना। तो एवरेज एनुअल अर्निंग्स कैसे निकालोगे? 4,60,000 डिवाइडेड बाय 5। लो, एक एलिमेंट तो आपके पास आ भी गया, ठीक है? आगे उसने क्या बोला? सपोज फर्दर दैट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कुड बी सोल्ड फॉर 80,000। कैलकुलेट ARR। ये 80,000 क्या दे रखा है? सैलवेज वैल्यू। तो अब अगर आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हो? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी? क्लोजिंग की वैल्यू क्या है? क्लोजिंग की वैल्यू क्या है? देखो कई वेज है। अब एक तो होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये रास्ता है निकालने का, ठीक है? कितना है ये? 5,40,000। दूसरा रास्ता और क्या हो सकता है? एवरेज ऑफ
10 लाख माइनस 80,000 प्लस 80,000, ये भी एक वे है करने का, तब भी 5,40,000 ही आएगा। तो यहां से अब ARR निकाल लो, 92,000 डिवाइडेड बाय 5,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आ रहा है? 17% आ गया रफली, 17.03 आ रहा है, 04, 17% रफली। बताओ इसमें कोई डाउट है? अब इसमें और वे क्या हो सकता था कि आप एवरेज ना करते, आप सिर्फ और सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लेते, दैट इज अनदर ऑल्टरनेटिव वे। ठीक है, कि आप एवरेज ना करके सीधा सीधा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लो, तब आपके पास ARR क्या आएगा फिर? 92,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 9.2%। बताया मैंने कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने भी दोनों करके दिखाया है, एवरेज इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन है तो हम हमेशा एवरेज इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे, हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं यूज करेंगे। अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूज कर लेंगे, या वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से निकालना है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से निकालोगे, अदरवाइज ऑलवेज यूज एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन में कोई डाउट किसी तरह का? क्लियर है सभी को? ARR क्लियर हो गया अब? ठीक है, चलो जी, इसके साथ हमारा ARR दैट इज फर्स्ट टेक्निक इज ओवर। ठीक है, चलें आगे। चलो जी, अब जब हमने ARR किया था ना, तब मैंने क्या कहा था कि सिर्फ यही एक टेक्निक है जो मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर बेस्ड है। बाकी जितनी भी टेक्निक्स हैं वो किस पर बेस्ड आएंगी? वो बेस्ड आएंगी मेरे कैश फ्लोज पर। ठीक है, जहां पे एक्चुअल में कैश आ रहा है या एक्चुअल में कैश जा रहा है। राइट, तो अब कुछ पहले नेक्स्ट टेक्निक पर जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, फिर अगली टेक्निक पे चलेंगे। तो मैंने क्या कहा कि बाकी रिमेनिंग जितनी भी टेक्निक्स हैं वो किस पर बेस्ड है? मेरे कैश फ्लोज पर। ठीक है जी, और कैश फ्लोज का यहां पर मतलब क्या हुआ? दो ही चीजें होंगी, कैश या आएगा या जाएगा, यही होगा, तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता कैश का। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एक कैश आउटफ्लोज और एक मेरे पास आएगा कैश इनफ्लोज। अब कैश आउटफ्लोज क्या आएगा? सोचो, कैश आउटफ्लोज क्या है? जो हमने इन्वेस्टमेंट की है। अगर मैंने आज 10 लाख रुपीस एक प्लांट एंड मशीनरी को बाय करने के लिए लगाया तो वो मेरा कैश आउटफ्लो है। ठीक है, तो कैश आउटफ्लो क्या है? एक तरह से मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट जरूरी नहीं है कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही होगी, ये अगले पीरियड्स पर भी हो सकती है। ठीक है, और मेरे पास कैश इनफ्लोज क्या होंगे? जो भी मेरी अर्निंग्स होंगी उस इन्वेस्टमेंट से, तो मैं इसको लिख सकता हूं फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर बेनिफिट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म और आएगी। एक टर्म क्या आएगी? जिसको मैं बोलता हूं डीम्ड कैश इनफ्लो। डीम्ड कैश इनफ्लो। अब ये डीम्ड कैश इनफ्लो क्या होता है कि कहीं पर आपका कोई खर्चा होना था, कोई एक्सपेंस होना था,
आपका कहीं पर कोई कैश आउटफ्लो हो रहा था, वो कैश आउटफ्लो बच गया होने से, तो वो भी तो एक तरह से आपका इनफ्लो हो गया फिर। ठीक है, तो अगर कोई सेविंग्स इन कैश आउटफ्लो है, सेविंग्स इन कैश आउटफ्लो, मान लो आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, ठीक है, आप हर हफ्ते एवरी वीक आप उसमें 1,000 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हो। अब आपने इलेक्ट्रिक ले ली, तो वो आपका 1,000 रुपए बच जाएगा पेट्रोल का, तो उसको क्या बोलते हैं? डीम्ड कैश इनफ्लो। ठीक है, कोई ऐसा आउटफ्लो जो हो रहा था बट ये प्रोजेक्ट टेकअप करने से वो रुक जाएगा मेरा, तो वो मेरा इनफ्लो बन गया बिजनेस का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे इसको, डीम्ड कैश इनफ्लो को। अपॉर्चुनिटी तो कॉस्ट के परस्पेक्टिव से देखते हैं, यहां तो हम कह रहे हैं सेविंग्स हो गई आउटफ्लो में। हाँ, वो अल्टरनेटिव्स के बेसिस पर है। ये मैं कह रहा हूं कि मैंने एक प्रोजेक्ट टेकअप किया जिससे मेरा खर्चा बचना शुरू हो गया। ठीक है ना, खर्चा बचना शुरू होगा तो मेरा इनफ्लो है वो। ठीक है, अब चलें आगे, किसी को डाउट यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब एक छोटा सा टॉपिक आएगा, इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कैश फ्लोज। अब एक चीज बताओ, जब मैंने कहा कि हम सब कुछ कैश फ्लोज के बेसिस पर करेंगे, तो अदरवाइज डेप्रिसिएशन का कोई रोल आएगा वहां पर? क्या डेप्रिसिएशन के केस में एक्चुअल पैसा आ रहा है या जा रहा है, कुछ हो रहा है? नहीं ना, सिर्फ एसेट की वियर टियर ही है डायरेक्टली। लेकिन फिर भी हमने कहा रोल है कुछ कैश फ्लोज में, क्या रोल हो सकता है? बताओ, सोचो क्या रोल हो सकता है? टैक्स में इम्पैक्ट आ रहा है, उतना कैश फ्लो हमारा कम। यस, डेप्रिसिएशन को आप अपने P&L में, अपने एक्सपेंसेस में ले सकते हो ना, लेते हो ना। उससे क्या होगा? आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो आप टैक्स पे करोगे, टैक्स कम पे करोगे। तो डेप्रिसिएशन का यहां पर रोल क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्स को कम करना। ठीक है, जैसे कि चलो दो सिनारियोस लेते हैं। फर्स्ट सिनारियो में मैंने क्या कहा कि मेरी अर्निंग्स हैं, मेरी अर्निंग्स को मैं कैश फ्लोज बोल सकता हूं, कैश इनफ्लोज बोल सकता हूं। लेट्स एज्यूम कि 1 लाख रुपीस की मेरी अर्निंग्स हैं। अब मैं इसके ऊपर फर्स्ट केस में ले रहा हूं जहां पे डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर रहे हम लोग, कुछ डायरेक्टली मैंने टैक्स पे किया, लेट्स से 30% टैक्स पे किया, 30,000। तो आपके पास कैश फ्लोज क्या हुए? यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? कैश फ्लोज आफ्टर टैक्सेस, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? CFAT, 70,000 का हुआ। अब सेकंड सिनारियो लेते हैं जहां पे हम लोग डेप्रिसिएशन लेते हैं। सेकंड सिनारियो क्या आएगा? मेरे पास अर्निंग्स है 1 लाख की, अर्निंग्स को मैं कैश इनफ्लोज बोल रहा हूं, माइनस करेंगे हम लोग यहां से डेप्रिसिएशन 10,000, तो हमारे पास क्या आएगा? अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस 90,000 माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 30% 27,000, तो क्या आएगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 63,000। अब यहां पर क्या हुआ? देखो, मैंने अपना टैक्स बचा लिया, कितने का? 3,000 का। क्यों बचाया? क्योंकि ये जो 10,000 मैंने डेप्रिसिएशन ली थी, इसके ऊपर 30% टैक्स 3,000 बनता, वो मैंने बचा लिया। क्लियर हुई ये चीज? तो डेप्रिसिएशन का रोल यहां पर क्या है? टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। अब अगला पॉइंट यहां पर,
अगला पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है, मैं कह रहा हूं मुझे तो अब यहां पर ईएटी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कैश फ्लोज। तो मैं क्या करूंगा अब यहां पे, डेप्रीसिएशन को क्या ऐड बैक कर दूं मैं यहां पर, तो डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। पहले मैंने माइनस किया था उसको सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, अब टैक्स सही कैलकुलेट हो गया तो मैं डेप्रीसिएशन को वापस ऐड बैक कर दूंगा। तो यहां पर मेरे पास क्या करूंगा, ऐड बैक डेप्रीसिएशन 10,000, तो व्हाट आई विल गेट इज CFAT, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्सेस। लो जी, यहां से 3,000 सेव किया था, यहां से 3,000 मेरे कैश फ्लोज बढ़ गए। कोई डाउट इसमें है तो बताओ। तो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, क्या कि डेप्रीसिएशन डज नॉट इन्वॉल्व actual cash outflow, but depreciation is a tax deductible expense. Depreciation is a tax deductible expense. कोई डाउट है इसमें तो बताओ, डेप्रीसिएशन वाले केस में क्लियर है, क्योंकि ये डेप्रीसिएशन हर जगह यूज होगा, हमारा क्वेश्चंस में ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं। क्लियर है आप लोगों को, आ रहा है समझ? चलें आगे, कर लो, नोट कर लो। चलें, लिख लिया सबने? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंपैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इंपैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब मैं क्या कह रहा हूं वर्किंग कैपिटल के केस में, मैंने कहा जी 4 इयर्स का प्रोजेक्ट है, जीरो पीरियड, आज जहां हम आज खड़े हैं उसको जीरो पीरियड बोलते हैं, ईयर के एंड को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पीरियड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये सब होते हैं ईयर एंड्स। 4 इयर्स का प्रोजेक्ट है, तो अभी अभी हमने वर्किंग कैपिटल की एग्जांपल ली थी कि दिल्ली ऑफिस ने इन्वेस्टमेंट किया है मुंबई में, मुंबई में उसने ऑफिस खोला 1 करोड़ का, तो उसको साथ में रूटीन एक्सपेंसेस के लिए भी पैसा इशू करना पड़ेगा, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो स्टार्टिंग में जीरो पीरियड में मैंने क्या कहा, क्या होगा, इशू ऑफ वर्किंग कैपिटल, इशू ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो मुझे यह बताओ कि अगर दिल्ली ऑफिस के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये इशू क्या है, कैश आउटफ्लो है या इनफ्लो है? आउटफ्लो है कैश का, तो ये मेरे पास आ जाएगा कैश का आउटफ्लो। अब एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, वो वर्किंग कैपिटल मुझे वापस आएगी, दिल्ली ऑफिस कहेगा तुमने कमा लिया 4 इयर्स में, यू हैव अर्नड गुड, मेरी वर्किंग कैपिटल मुझे वापस कर दो। तो 4 इयर्स के एंड में हमारे पास आ जाएगी रिटर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब जब पैसा वापस आएगा तो ये क्या होगा, मेरा कैश इनफ्लो। ठीक है, अब यहां पर जरूरी नहीं है कि कैश आउटफ्लो और इनफ्लो जीरो पीरियड और एट द एंड ही होगा, इन बिटवीन भी हो सकता है।
ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के एंड पे वो मुंबई ऑफिस फिर से बोल दे कि सर मुझे तो और चाहिए वर्किंग कैपिटल, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, ठीक है, वर्कर्स को चाय नहीं मिल रही, हमें तो और पैसा चाहिए। ठीक है, क्या हुआ? तेरे राज में तो वैसे ही मुश्किल है थोड़ी, है ना। चलो, और इसी तरह से रिटर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल भी जरूरी नहीं है कि एंड ऑफ प्रोजेक्ट पर ही हो सकता है पहले हो जाए, उनके पास सफिशिएंट फंड्स आ जाएं, वो अपनी वर्किंग कैपिटल जनरेट करना स्टार्ट कर दे और दिल्ली ऑफिस की वो वापस कर दे वर्किंग कैपिटल। तो इट कैन टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलो लिख लो इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स, दैट रिटर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल सर इससे इम्पैक्ट क्या है? किससे? इससे आउटफ्लोज और इनफ्लोज का इंपैक्ट आएगा। जब डिस्काउंटेड टेक्निक्स पे जाएंगे ना, तब तुम्हें एक्चुअल इंपैक्ट उसका समझ में आएगा। रिटर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन टेक प्लेस, और जरूरी नहीं है कि वर्किंग कैपिटल पूरी वापस आ जाएगी, ये भी हो सकता है कि वो थोड़ी सी वापस करे, बाकी वापस ही ना करे। ठीक है, रिटर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन टेक प्लेस at any point during the life of project. सेकेंड, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा यही मान के चलेंगे कि इशू हो रही है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट और रिटर्न हो रही है एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। हम हमेशा 0 पीरियड और लास्ट पीरियड मान के चलेंगे ऑलवेज। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, as to return of working capital, if question is silent as to return of working capital, we will always consider the return to have taken place at the end of life of project. End of life of project with the same amount of working capital as issued. With the same amount of working capital as issued. बताओ, क्लियर है वर्किंग कैपिटल को लेकर कोई डाउट? क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलें आगे। चलो, अगला ट्रीटमेंट आएगा हमारे पास इंपैक्ट ऑफ सेल ऑफ एन एसेट। मैं छोटे छोटे इंपैक्ट्स पहले कवर कर रहा हूं सो दैट बाद में हमारा जब टेक्निक्स पे आएंगे तो इन छोटी छोटी चीजों पे ऑलरेडी ग्रिप होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंपैक्ट ऑफ सेल ऑफ एन एसेट। अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, मैंने कहा कि मैंने 0 पीरियड पे पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी ₹10 लाख, एंड इट्स अ 4-year प्रोजेक्ट, year 1, year 2, year 3, year 4, राइट। अब ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मैं यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और
एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैं कह रहा हूं कि मैं एसेट को सेल कर दूंगा, सेल ऑफ एसेट। ठीक है, मैंने एक 10 लाख रुपीस की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की एंड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैं उस प्लांट एंड मशीनरी को सेल कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब यहां पर जब 4th ईयर के एंड में मेरे पास मेरी बुक्स में तो कोई वैल्यू होगी ना, उसकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी बुक्स में। उसको मैं क्या बोल रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं मेरी बुक सैल्वेज वैल्यू। उसको मैंने क्या कहा, बुक सैल्वेज वैल्यू। तो मैंने कहा जी मेरी बुक सैल्वेज वैल्यू है 2 लाख रुपीस की, 2 लाख रुपीस। ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है कि मार्केट में जब उसको बेचने जाओगे तो 2 लाख का ही बिकेगा? कम ज्यादा हो सकता है ना। तो उसको हमने कहा सेल प्राइस। चलो सेल प्राइस, मान लो कि ये एसेट आपका 2,10,000 का सेल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आपको प्रॉफिट हुआ, 10,000 का आपका प्रॉफिट है। अब इस ट्रांजैक्शन में मुझे ये बताओ कि आपका कैश आउटफ्लो या इनफ्लो क्या है? 2,10,000 का आपका कैश इनफ्लो है। जितने का आपने एसेट बेचा वो पैसा आपके पास आएगा, करेक्ट। तो ये आपके पास हुआ कैश इनफ्लो। ठीक है, अब आप बहुत खुश कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया हमने। ठीक है, लेकिन रास्ते में कौन मिलेगा आपको? रास्ते में मिलेगा इनकम टैक्स। ठीक है, अब इनकम टैक्स क्या कहेगा, वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट कमाकर लाए हो ना उसमें से मेरा हिस्सा मुझे पहले दे दो, फिर तुम घर जाके पार्टी करो, जो मर्जी करो। हाँ, नाली बैठा है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये जो आपने प्रॉफिट कमाया इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट। मान लो 10% का टैक्स है, 10,000, तो 1,000 रुपीज आपको इसमें से अब टैक्स देना पड़ेगा। ये जो टैक्स आप दोगे ये क्या है, मेरा कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो ये 1,000 मेरा क्या आएगा, कैश आउटफ्लो। ठीक है जी, तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में क्या है, दो चीजें हैं, एक कैश इनफ्लो जितने का भी आप एसेट सेल करोगे, दूसरा कैश आउटफ्लो जो आप प्रॉफिट अगर अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा पहले आपको। क्लियर। और ये जो चीज है 2,10,000, इसे हम लोग बोलते हैं कैश सैल्वेज वैल्यू। जो सेल प्राइस है उसे हम लोग बोलते हैं कैश सैल्वेज वैल्यू। और ये 10,000 मेरा क्या है, दिस इज माय कैपिटल गेन। ठीक है, बाकी कैपिटल गेन वगैरह आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे। क्लियर है यहां तक? बताओ जी, कोई डाउट यहां तक है? क्लियर है सभी को? अब सेकंड केस लेते हैं। यहां पर तो हमने प्रॉफिट अर्न किया था, अब अगर लॉस आ जाए, सेकंड केस में मैं क्या कह रहा हूं कि बुक सैल्वेज वैल्यू है बुक सैल्वेज वैल्यू इज ₹2 लाख, और हमारी जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस हमने ली 1,90,000 की। अब क्या हुआ, यहां पर लॉस हो गया। पहले ये बताओ इनफ्लो कितना है? 10,000 का लॉस। तो यहां पर ये मेरा कैश इनफ्लो है 1,90,000 का। और कुछ होगा इसमें? नहीं,
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अच्छा भी तो है। डीम्ड कैश ऐसे कैसे क्या? अच्छा तो तब भी नहीं है हाँ 10,000 रुपये पीछे मांगना है अब क्या होगा, ये जो आपका लॉस हुआ, ये लॉस आप अपने P&L में दिखाते हो या नहीं? आप दिखाते हो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, दिखाते हो ना? उससे इंपैक्ट क्या आएगा फिर? प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगी आपकी? टैक्स सेविंग्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि रोने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, लॉस हुआ 1000 रुपए तो हम कंपनसेट कर देंगे तुम्हें। ठीक है, तो अच्छा भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो वाली बात होगी तेरी देर से कुछ जाना नहीं तो बोल रहा मैं 1000 रुपये कंपनसेट कर रहा हूँ चलो, ये अब 1000 मेरे पास क्या हुआ? क्या मैं इसको डीम्ड कैश इनफ्लो बोल सकता हूं कि मेरा ये आउटफ्लो होना था बट हुआ नहीं? तो ये बन जाएगा मेरे पास डीम्ड कैश इनफ्लो। भैया कहाँ है 30,000 रुपये काट के दे रहे हैं दिन में सपने देखना बंद करो। ठीक है, तो क्या वापस देने आएंगे? हाँ, लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है फिर वहां पे। ये नहीं होता कि वो ज्यादा लॉस दिखा दो तो एक ही साल में वो तुम्हें पैसा देने घर पे आ जाएंगे, लो भाई तुम्हारा पैसा है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी? इनकम जीरो हो जाएगी, टैक्स जीरो हो जाएगा, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल, वो घर पे देने नहीं आएंगे। हाँ जी, बताओ, इसमें कोई डाउट है सेल ऑफ एन एसेट पे? ऐसा कौन सा बिजनेस है मैंने पूरे लॉस में ही बिजनेस चलाएगा इसी मानसू को पकड़ो तेरे लेबर बोल मुंह की सच्चाई होते हैं की तभी तो कह रहे हैं लेबर होनी ही नहीं ना, मालिक भी खुद है, लेबर भी खुद है। पन्ना पागे लगे हुए हैं इसका ना फैंसी ड्रेस कराना है किसी दिन हिमांशु का ऐसे, ठीक है ना? सही बात है सर वो गमछे लेके आएंगे ठेकेदार काम करने वाला। चलो जी, बताओ, अभी तक का कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार ये तीनों चीज़ें, डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल और सेल ऑफ एसेट, रिवाइज कर लो, उसके बाद चलते हैं अगली टेक्निक पे। सर ये टेक्निक कौन सी ये कोई टेक्निक नहीं थी, ये टेक्निक्स के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन कराई है। है और ये ERR में भी अप्लाई हो रही है नहीं, उसको छोड़ के सारी बाकी टेक्निक्स में, कैश फ्लोज वाली में, जितनी भी कैश फ्लो वाली टेक्निक्स हैं बाकी सारी में काम आएगी ये चीज़। NPV वगैरह ऐसा कुछ लगेगा क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं? पक्का डन? चलो, अब हमने ना कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज की बात की, ठीक है? तो उसमें देखते हैं कि कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज में क्या कुछ आता है हमारे पास। टेक्निक तो आई थिंक कल ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिर एक फ्लो में हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि पे बैक पीरियड स्टार्ट किया, उसको आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा है नहीं हमारे पास। हाँ वही ना, बीच में छोड़ूंगा फिर मोमेंटम वहाँ से बनाना मुश्किल हो जाता है। कर लेना एंजॉय 10 मिनट। नहीं राघव सर जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। हाँ कल 20 मिनट बाद मैं तो जा रहा हूँ दो क्वेश्चन रह गए। मैं तो जा रहा हूँ
कहाँ जा रहा है? ऑडिट लगाऊंगा नहीं, क्यों? वो करा हुआ है पहला चैप्टर ही करवा रहे हैं। अच्छा पहला चैप्टर करा तो करा कर लो ना, कई बार डाउट होता है ऑन द स्पॉट, सामने बैठ के पूछा जाता है डाउट। वो पॉइंट कर देना सारा। क्या सब फर्स्ट चैप्टर में बोले क्या ना करना पड़ा। वो इसको है, अरे वो तो श्योरेंस का। चलो आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब आउटफ्लोज में क्या कुछ आएगा? एक आपकी परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी आ जाएगी, फिर अगर कोई फ्रेट, कैरेज, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किए वो आ जाएगा, ठीक है? नहीं बुक में है, बुक है नहीं तो फिर बुक लेकर जाना आज, ठीक है? उसके बाद वर्कर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके। अब अगर आपको कोई सब्सिडी मिल जाए, अगर आपको, पहले पेज पे नहीं है, नहीं वो मैं वो नहीं कर रहा कौन से भेज रहे हैं। चलो उसके बाद अगर आपके पास सब्सिडी मिल जाए अगर आपको कोई, तो कम हो जाएगी आपकी कॉस्ट, कम हो जाएगी, ठीक है? अगर सरकार कह रही है अगर ये एसेट खरीदोगे तो हम आपको 10% की सब्सिडी देंगे, तो आपकी कॉस्ट यहां से कम हो जाएगी। फिर अगर वर्किंग कैपिटल इशू कर रहे हो तो वो भी ऐड हो जाएगी, आपकी आउटफ्लो का पार्ट बनेगा। इशू कर रहे हो आप एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्ट की, अगर आपको 1 साल के बाद लगा कि यार हमें इस मशीनरी के साथ एक और इक्विपमेंट चाहिए और खर्चा करना पड़ेगा, 1 करोड़ की मशीनरी तो खरीद ली थी 1 CR की, बट साथ में हमें 5 लाख रुपीस का और एडिशनल एक इक्विपमेंट चाहिए जिससे कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। अब आता है ये चीज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, पता है किसी को क्या होता है? हाँ जी, शायद जैसे एक मशीनरी है उसको 10 साल बाद अगर हमने जितनी उस मतलब कॉस्ट उसको रिपेयर, उस जगह पर अगर हमने डैमेज किया मशीनरी लगा के तो उसको रिपेयर करने की कॉस्ट। नहीं, और किसी को? रिट्रेंचमेंट तो हम खुद निकाल देते हैं उस मशीन में। हाँ तो वही तो मैंने बस ये बोला कि तो वेस्ट रिपेयर हो रहे हैं। नहीं वो टाइम से पहले जब निकाल देते तो किसको कंपनसेट करोगे फिर? वो कॉस्ट हमने इनकट कर दी ना उस पे कि इतनी कॉस्ट लगनी है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होती है कि आज आपने एक मशीनरी खरीदी, आपने मॉडर्नाइज्ड मशीनरी खरीद ली, उससे क्या हुआ? आपके वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई, आपने वर्कर्स को निकाल दिया, बट आप उसको कंपनसेट कर रहे हो, वर्कर को आप कंपनसेट करोगे। रिट्रेंचमेंट होता है कि वर्कर्स को निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है? ऐसा रिच मैनेजमेंट का मतलब सर वर्कर को अगर निकाल देंगे चलिए हाँ प्लीज प्लीज प्रोसीड, निकाल देंगे। ये कैश इनफ्लो नहीं होगा, वेजेस तो देनी ही पड़ेंगी, टीम कैश फ्लो इनफ्लो हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, हम उसको कंपनसेशन दे रहे हैं। निकालने के बाद उसे और भी देनी एक तो बेचारे को नौकरी से निकालोगे तुम, हैं उसको नौकरी ढूंढने में टाइम लगेगा, तो उसको कंपनसेट, उसने खाना पीना घर चलाना है या नहीं चलाना है? वक्त से पहले निकालता था उसे। मैं तो रख ही नहीं रहा 7 साल में जाना था तू 30 साल में वेट। ठीक है? तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है कि हम अपने वर्कर को पे करते हैं कंपनसेशन कि भैया हमारी मशीनरी आ गई, जरूरत नहीं है, जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती हम 1 महीने की तुझे सैलरी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इतने में अपनी नौकरी ढूंढ ले कोई और, ठीक है? दिस इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब क्या इसको हम P&L में एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? तो अब जब मान लो तुमने 1 लाख रुपए की कंपनसेशन पे की, अब साल के एंड में जब तुम P&L बनाओगे तो उस पर तुम्हें टैक्स सेविंग्स हो जाएगी। तुमने खर्चा दिखाया तो प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स कम हुआ, तो यहां पे हमने ली टैक्स सेविंग्स ऑन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना, क्या रिट्रेंचमेंट आज तुमने यहां पर ये 0 पीरियड है, ये 1 साल के एंड पर है, तुमने इन्वेस्टमेंट आज की 0 पीरियड पे की, वर्कर को 0 पीरियड पे निकाला, कंपनसेशन कब पे किया? 0 पीरियड पे, तो कंपनसेशन पे यहां पर होगी, लेकिन इसका जो टैक्स का बेनिफिट है वो कब मिलेगा? 1 साल के बाद। इसका जो बेनिफिट है वो यहां पर मिलेगा, ठीक है? इस पॉइंट को मैं बाद में यूज करूंगा, अभी नहीं यूज करूंगा इस पॉइंट को, ठीक है? जब डिस्काउंटेड टेक्निक्स पे आएंगे वहां पर इस पॉइंट को यूज करूंगा। अच्छा वो पहले मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट आ जाएगा वहां पे,
ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? ठीक है, कि कंपनसेशन हम लोग आज पे करेंगे, बट उसका जो टैक्स बेनिफिट है वो हमें 1 साल के बाद मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब हमें एक CFAT चाहिए होता है, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्सेस। उसकी हम नॉर्मली ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चंस में भी हम इसी तरह से स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ CFAT। ठीक है कुछ नहीं है, आपका P&L ही है, अर्निंग्स ही निकालनी है हमें, और कुछ नहीं करना इसमें। तो मैंने क्या लिया, मेरे पास सेल्स आ जाएंगी, सेल यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट करके मेरे पास सेल्स आ गई। ठीक है, और उसके बाद फिर जितनी भी मेरी टोटल कॉस्ट है मैं उसको माइनस करूंगा तो मेरे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस आ जाएंगी। यहां पर भी इंटरेस्ट नहीं लेना हमें। ठीक है, यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन डेट नहीं लेना। मैंने कहा मैंने जितना भी मेरी सेल्स थी, सेल्स में से मैंने माइनस किया अपनी टोटल कॉस्ट को, तो मेरे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स आई। उसके बाद मैंने टैक्स पे किया तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस आ गई। अब क्या करूंगा मैं, डेप्रिसिएशन एड बैक। ठीक है, एड बैक डेप्रिसिएशन किया तो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्सेस आ गए मेरे पास। ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर एन मतलब एंड ऑफ प्रोजेक्ट। दिस इज एंड ऑफ प्रोजेक्ट। बताओ यहां तक कोई डाउट है? आई तक? मैंने सेल किया, सेल में से मैंने अपनी कॉस्ट माइनस की, मेरे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस आ गई, मैंने टैक्स पे कर दिया फिर उसके बाद, और ये जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लेंगे, सो दैट कि हमारा टैक्स सही कैलकुलेट कर सके हम लोग। टैक्स पे करने के बाद हम लोग ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कैश फ्लोज चाहिए, हमें प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, हमें कैश फ्लोज चाहिए। इसके बाद अगर कोई और कैश इनफ्लोज हो रहे हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल रिटर्न हो रही है आपको एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे, तो वो ऐड हो जाएगी। एंड ऑफ द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट पे वर्किंग कैपिटल वापस आई। अगर आपने कोई एसेट बेचा, कैश सैल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट, ये क्या है, सेल ऑफ एसेट, सेल प्राइस ऑफ एसेट। तो सेल प्राइस ऑफ एसेट भी क्या है मेरे पास, कैश इनफ्लो ही तो है। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर टैक्स पे करोगे तो माइनस कर दोगे यहां पे, अगर लॉस है उसके ऊपर टैक्स सेविंग्स हुई तो ऐड कर देंगे हम लोग यहां पर। तो ये मेरे पास आ जाएगा नेट CFAT फॉर ईच ईयर। कहां पे, अच्छा गलती से लिख दिया, ये लो, ये कैश सैल्वेज वैल्यू, सेल प्राइस ऑफ एसेट। ठीक है जी, तो हमें यहां से क्या चाहिए था कि हमारे कैश फ्लोज कितने हैं आफ्टर टैक्सेस। इस पूरे चैप्टर में सर इंटरेस्ट कहीं नहीं करना ना हमने। इंटरेस्ट नहीं लेना हमने अभी। ठीक, कोई डाउट इसमें? सर एक बार ऊपर वाली स्टेटमेंट लो, जितना भी मेरा आउटफ्लो से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश आउटफ्लोज में ले लूँगा। ठीक है, मेरी इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, मेरे कोई फ्रेट है, कोई कार्टेज है, अगर उस पर सब्सिडी मिल रही है, मुझे आउटफ्लो से रिलेटेड सब्सिडी है, तो मैं स्टेटमेंट ऑफ आउटफ्लोज में उसे माइनस कर दूंगा सब्सिडी को। ठीक है, कोई एडिशनल इक्विपमेंट है, वर्किंग कैपिटल है, सब कुछ मैं आउटफ्लो में ले लूंगा। जब इनफ्लो से रिलेटेड कुछ भी है तो मैं स्टेटमेंट ऑफ CFAT में ले लूंगा उसे। बताओ कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है? तो कल अब करेंगे हम लोग पे बैक पीरियड, फिर चलेंगे डिस्काउंटेड टेक्निक्स के ऊपर। ठीक है, टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स आ जाएगी, उस पर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आ जाएगा। इतना होना चाहिए कल हमारा कवर 2 घंटे में। ठीक है, चलो जी, आज कोई टेस्ट नहीं है तुम्हारा? कौन सी बताओ? वर्किंग कैपिटल की, अच्छा वो 13th को करेंगे डिस्कस। ठीक है, कल तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड रिकॉन का टेस्ट। ठीक है, परसों ये डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद 15th को यूनिट एंड बैच की वर्कशीट।
ठीक है, और 17th को तुम्हारी जॉब कॉस्टिंग की। सर जो ये WDV पे जो डेप्रिसिएशन और सैलरी वैल्यू फालतू में दिया है, हाँ, उसका कोई रोल नहीं है। यूज कर देंगे। मैं आपको बता दूं, मुझे लगा ये इसका काम क्या है यहाँ पे। चलो ठीक है जी, अब एक हैबिट बनाओ कि साथ साथ में रिवाइज करते रहो, ठीक है। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर पे अगर ग्रिप आ गई ना तो तुम्हें एफएम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कैपिटल बजटिंग इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको एटलीस्ट साथ साथ में रिवाइज करो। जितना आज किया है आज ही जाके इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। आप लोग कल की रिकॉर्डिंग राइना से ले लेना, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जनवरी के लिए तो नहीं होगा, जनवरी के लिए नहीं, रिकॉर्डिंग से ये मिल जाएंगी, ठीक है ना, वो फिर रिकॉर्डिंग से कर लेना। हाँ।